नमस्कार। एक्सप्रेस न्यूज़ के सिटी स्टूडियो से मैं मदन सिंह आप सबका हार्दिक अभिनंदन और विनम्र अभिवादन करता हूं। एक्सप्रेस न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम एक्सप्रेस ऑनलाइन में आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्स से रूबरू करा रहा हूं जो इस शिल्पांचल और कोयलांचल में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक तरफ वो व्यवसायी हैं तो दूसरी तरफ समाज सेवी और आजकल राजनीति में भी उनकी दिलचस्पी चरम पर है। मैं आसनसोल से आए कृष्णा प्रसाद को आपसे रूबरू करवा रहा हूं। भैया आपका स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज़ में। नमस्कार सभी दर्शकों को, एक्सप्रेस न्यूज़ को और पूरे शिल्पांचल वासी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। हम लोग इस पूरे आलोचना को 3 भागों में बांटना चाहते हैं। पहला तो एक व्यवसायी के रूप में आप किस नज़रिए से इस शिल्पांचल को देखते हैं, दूसरा समाजसेवी और तीसरा राजनीतिक दौर पर हम लोग तीसरी पद पाएंगे। आप खुद एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, आपकी वर्तमान व्यवसाय की स्थिति क्या है और पूरे पश्चिम बंगाल की व्यवसाय की स्थिति को आप किस नज़रिए से देखते हैं आज के दिन में? देखिए, पिछले पूरे कोयलांचल के अंदर में मेरा बिजनेस का 30 साल से व्यापार कर रहे हैं और लगातार हमने काम किया है। इसमें पिछले 1 साल से टोटल जो व्यापार है अपना व्यक्तिगत आपने जो पूछा उसमें करीब करीब 2000 लोग मेरा इफेक्टेड हुए हैं। कारण तो बहुत सारे हैं जो हमें व्यापार को, बिजनेस को बंद करना पड़ा। जो शिल्पांचल के अंदर में, कोयलांचल के अंदर में, जो इस सेल के अंदर में जो हमने आज लंबा अरसे से 1993 से एंड से 94 से हम काम कर रहे हैं। आज 30 साल हुआ। 1 साल पहले हमको व्यापार को बंद करना पड़ा। बहुत सारे कारण हैं जिसको त्रस्त होकर के हमको व्यापार को यहाँ छोड़ना पड़ा। क्या कारण? मतलब आप कह रहे हैं कि एक तरफ 2000 लोग इफेक्टेड हुए। हाँ जी। तो कोई भी कारण तो व्यक्तिगत नहीं हो सकता, उससे पूरे शिल्पांचल की दशा और दिशा तय हो सकती है। तो क्या व्यक्ति आपके नज़रिए से क्या कारण हो सकता है? देखिए, इस पे बहुत सारे थे, पॉलिटिकल भी कारण है, बहुत सारे जो है। अभी जो काम जो कर रहे हैं, अभी देखिए आपने जो जिस तरह से घटना घट रहा, जो हो रहा है, हमने सिचुएशन को भांपते हुए अपने आप को हम व्यापार से अलग किए कि ये समय नहीं है, सिचुएशन नहीं है, इस व्यापार को करना चाहिए। बने स्थिति भयंकर है आज, चाहे वो शिल्पांचल के बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, स्थिति दयनीय है। व्यापार जगत के अंदर में व्यापारी भयभीत है, व्यापारी डरा हुआ है। तो हमने देखा कि अगर हम काम करते आने वाला दिन में यहाँ पे बहुत तकलीफ है। शासक दल से हर तरह से बहुत सारे बात है। अगर विस्तार रूप से आपने शासक दल की बात कही, एक समय तो ऐसा था कि हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि ईसीएल में रैक के सिक्योरिटी का आपका पहला काम था और उसी से आपने फिर आयरन ओर और बाकी चीज़ों में भी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम आपने शुरू किया। तब तो आपके यहाँ के माननीय मंत्री के साथ बहुत अच्छे संबंध थे और उनकी सहयोग और सहभागिता से आपने यहाँ पर धंधा किया, ऐसे लोगों का कहना है। देखिए, ये व्यापार अगर आप जाएंगे तो 1993 में हमने शुरू किया। 30 साल हो गए। फिर पूरे हिंदुस्तान लेवल में हमने काम किया, लॉजिस्टिक काम जिसको बोलते हैं आप, जैसे बोले सिक्योरिटी का, तिरपाल के पूरे भारतवर्ष में हम लोग जन्मदाता है। जो भी आयरन हो, कोल हो, मैग्नीज ओर हो, डोलोमाइट्स हो, जितने भी मिनरल्स है उसको हम लोग जन्मदाता हैं। जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में तिरपाल को कवर करके कैसे ले जाया जाता है, किस तरह से कवर होता है, इसका जन्मदाता हम लोग खुद हैं। जब 1993 में डीपीएल का काम जब शुरू हुआ था पारादीप से, तो हम लोग हैं वहां से तिरपाल काम को किया। भारतवर्ष में जितने भी पोर्ट है सब जगह व्यापार था, व्यापार है। और 1993 जब एंड में हमने बंकोला से शुरू किया था, जयश्री टेक्सटाइल मिल्स का एक बक्सा से हमने काम शुरू किया था 1993 में। लगातार व्यापार चला। ऐसा नहीं कि आपने जिसका नाम लिया मंत्री की मदद से हमने कोई काम नहीं किया। अगर कोई व्यापार करते हैं तो जो शासक दल होता है, या मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे वहाँ के जो भी कार्यकर्ता हो, तो एक असमंजस
एक मैंने संबंध बना सामंजस्य करके, होता है। हाँ, संबंध बना करके चलना पड़ता है, इसलिए कि बहुत सारा एक्टिविटी होता है प्रोग्राम के अंदर में। मान लीजिए कभी कोई साड़ी की जरूरत हो, कभी कुछ तिरपाल की जरूरत हो, कम्बल की जरूरत हो, बहुत सारी चीजें हैं जो पार्टी, रूलिंग पार्टी हो चाहे जो भी, समाज के हित के लिए, समाज के अच्छे के लिए हमने दिया है, किया है। ऐसा नहीं कि मंत्री जी हमको काम दिला दिए। मंत्री जी आए हैं 2011 में, हम 1993 से काम कर रहे हैं। अब जोड़ लीजिए 18 साल पहले से, जब सीपीएम की गवर्नमेंट थी तो आराम से काम करते थे, प्रेम से काम किया है। पूरे ईसीएल पे हमने काम किया, बता तो रहा हूँ 30 साल से हम व्यापार में हैं। अब तो बहुत प्रेम से। आपके दो जो शब्द है वो खुद एक दूसरे से विरोधाभास है। आप कह रहे हैं कि हमने 93 से काम किया और मंत्री जी का सहयोग लिया, जो कि सामाजिक काम करना पड़ता है, और उसके बाद में आज के डेट में आपके 2000 लोग अफेक्टेड हैं और काम बंद है। सरकार तो वही है, सीपीएम के ज़माने में आपने काम किया, तृणमूल में आपके मंत्री जी से बहुत अच्छे संबंध थे, आपने सामाजिकता पर उनके साथ हर तरह का सहयोग किया। मामला बिगड़ा कहाँ? क्यों आज 2000 लोग आप बोलते हैं इफेक्टेड है, तो इसका कारण क्या है? देखिए, एक आपको पता होगा कि अभी जो व्यापार चल रहा है, कौन कौन इन्वॉल्व है, आपको जानना बहुत जरूरी है। बोलिए। जैसे नाम आ रहा पप्पू सिंह, आप तो वो डीओ की बात कर रहे हैं। नहीं, डीओ नहीं, हाँ, रेक की भी बात कर रहे हैं, तो नॉट फॉर डीओ। ये रेक का काम तो आप ही करते थे। हाँ, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आज रेक भी उस कंट्रोल कर रहे हो लोग। मैं बाय रोड जीवन में काम नहीं किया। बहुत क्लियरिटी में बताना चाहूंगा आपको, दर्शक को, जो भी सुन रहे हैं। हमने ट्रक का जीवन में काम नहीं किया, हम रेक का काम किया है। रेक का जो जाता था, जो एक सैंक्शन कराना पड़ता था, जितने भी इंडस्ट्री है, ट्रेडर है, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, तो हर इंडस्ट्री से हमारा संबंध था, मधुर संबंध था। तो जैसे कि बहुत सारा प्रोग्राम जो सबमिट कराना पड़ता है, कलकत्ता में पहले ऑफिस था, आज मान लीजिए कुछ साल से सटोरिया में आ गया। कलकत्ता से सैंक्शन होता था, रेलवे के साथ में टाइप था, रेलवे के साथ में हम लोग का अच्छा संबंध हुआ करता था। पार्टी हम लोग को लेटर देती थी, उस बिहप पे हम लोग व्यापार करते थे। वो प्रोग्राम सबमिट कराते थे, सैंक्शन कराते थे, अलॉटमेंट लेते थे, सप्लाई कराते थे, उसको वैगन को क्लीन कराते थे, बाकायदे सिस्टमेटिक ढंग से लोड ईसीएल करती थी। लेकिन अपना वहां पे देख रेख, सुपरविजन, कोई पत्थर ना चला जाए कहीं ना, क्योंकि गुड क्वालिटी कंज्यूमर को देना है, उसके बेसिस पे हम लोग एक सर्विस चार्जेस हुआ करते। ठीक है, वो काम हमने लंबा अरसा से किया। लेकिन जो एंटी सोशल इस काम में एंट्री हो गया, हमको हट जाना पड़ा। आपको नाम सबको पता है, तो मैं तो नाम बता रहा हूँ। नहीं, तो आप ये तो नाम नहीं बता रहे हैं कि ये जो काम, जिन लोगों का नाम अभी आप बता रहे हैं, इसके पीछे भी एक आदमी बर्नपुर का जो मतलब सो कॉल्ड मतलब सरकार के नजदीक के आदमी और तथाकथित माफिया टाइप के लोग हैं, तो उनका भी नाम आता है। तो वो उनके साथ भी तो आपका मंत्री जी ने सुलह करवा दिया था, और ऐसा आरोप है, लोग कहते हैं कि आप उनके साथ धंधा भी किए और आज आपकी नाराजगी उनके साथ है। तो वही तो लोग जानना चाहते हैं कि कारण क्या है। देखिए, आपको जिस तरह से आप मंत्री जी का नाम करें, हम जहाँ पे रहते हम नहीं ले रहे, आप जो भी लोग लोग कह रहे हैं, आप बोले, लोग करे, जो भी बोले, बिल्कुल पूछने का हक है। समाज को भी पूछना चाहिए, समाज को जानने का हक है। बिल्कुल जानने का हक है, पूछने के भी हक है। कभी आप उनके साथ रहते हैं, कभी आप उनके माइनस उनके विरुद्ध जिहाद करते हैं, तो आखिर आपकी वस्तुस्थिति क्या है, तो लोगों को जानना चाहिए। बिल्कुल जानना चाहिए, समाज को भी है। जैसे मीडिया पद पर दर्पण है, वो दिखाता है, समाज को भी पूछने का हक है, जानने का हक है, मीडिया को भी जानने का हक है। आपसे ये चीजें इसलिए पूछी जा रही हैं कि आपने इस शिल्पांचल और कोल्लांचल को बिजनेस दिया है, और 2-4 चुनिंदे लोग जो व्हाइट में बिजनेस करते हैं और जो सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं, उसमें एक आपका भी नाम आता है। तो अचानक ऐसी क्या स्थिति हो गई कि आपके धंधे चौपट है और आप सब व्यवसाय छोड़कर पूरी तरह से धर्म और राजनीति में पड़ गए हैं, और आप आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री जी आपको मैं तो आज आपके साथ बैठने से पहले भी अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार किया, क्योंकि आपने पिछली बार जब मैं आपके साथ बैठा था तो आपने यहीं पर से एक सनसनी पैदा कर दिया था कि मंत्री जी मेरा मर्डर कराना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आपने तो कर दिया था। तो इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि आज आपकी स्थिति कहां है। आप एक तरफ बोलते हैं जो काम हम रैकिंग का करते थे वो 93 से करते थे और आज वो चौपट है, और कभी कहते हैं कि आप मंत्री जी के साथ थे और आज कहीं ना कहीं वो काम आपसे छीन लिया गया है, और जिन लोगों ने छीन लिया है, लोग ऐसा कहते हैं कि उनके साथ भी आपके मधुर संबंध कुछ दिन पहले तक थे। आप स्थिति को स्पष्ट कीजिए। हाँ, सुनिए,
आपने बोला मंत्री जी का, हम जहाँ पे रहते हैं आसनसोल नॉर्थ में कल्ला में रहते हैं। मंत्री जी, हम लोग को नॉर्थ के मंत्री जी विधायक हैं, और इस फील्ड के अंदर में जो काम करते थे अभी है नहीं थे, तो विधायक के नाते, मंत्री के नाते, तो वहां पे जो भी कार्यक्रम करते थे बुलाते थे। एक जैसे कि संवैधानिक पोस्ट है मंत्री, तो हम लोग एक सम्मान के तहत हम लोग बुलाते थे, मंच देते थे कि भाई बुलाना चाहिए, और आदर्श नेता को नहीं बुलाते थे। अब देख लीजिए, देख लिए होंगे पूरा 2011 से बाद। अब रही बात कि मधुर संबंध क्यों खराब संबंध हो गए, देखिए अगर कोई भी चीज अच्छा चला, मैं तो अभी आपको स्पष्ट आगे क्लियर किया कि जो भी काम करता था, इनको जो आवश्यकता था समाज के लिए जो बताया, तो तिरपाल का, साड़ी का, कम्बल का, जो भी आवश्यकता होता था, इनको कहने पे हम देते थे, हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। उस समाज के हित की जरूरत था, समाज में पिछड़े वर्ग की जरूरत था, यहाँ से लेके बल्कि नाम कमा ले। खाली इतना बता दीजिए, स्खलन कहाँ हो गया? अब मेरी बात समझ, मैं उसी पे धंधा क्यों चौपट, हम उसी पे आना चाह रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं, तो समाज के हित के लिए करते थे, तो जरूरत था हम देते थे, बल्कि नाम वो कमा ले अलग बात है, हमको नहीं देखना है XYZ। अब रही बात, आपने बोला कि इससे पहले वो मधुर संबंध थे, उनको एंट्री किए, जो भी जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, हम किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं किया, ये तो आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। धंधे में बनपुर के जो जो लोग थे उनको लाया गया, हमसे धंधा छीन करके आधा उनको दिया गया, उधर आधा वो लोग काम किए। जब उनका एंट्री हुआ तो मैं अपने आप को समेटना शुरू किया कि मैं किसी भी एंटी सोशल के साथ काम नहीं कर सकता हूँ, स्पष्ट बात है। किसी चोर के साथ नहीं रह सकता, किसी क्रिमिनल के साथ नहीं रह सकता। मेरा छवि हमेशा एक नंबर में, डंके के चोट पे बोलता हूँ, जीवन भर एक नंबर काम किया, आज भी एक नंबर काम को, भविष्य में भी एक नंबर। हम 2 नंबर चोर और एक क्रिमिनल के साथ नहीं रह सकता हूँ। इसी की वजह से मेरा ये डिफरेंसेस आया। जब जो व्यक्ति बनपुर को संभाल रहा, लोहा वही करेगा, वहां के जितने भी आपको कॉन्ट्रैक्ट वही करेगा। मेरे पास आप कल्पना करेंगे कितने कितने लोग आए हैं, आप सोच नहीं सकते। अगला जो बनपुर का है, लोहा वहां का वो करेगा, वहां का ड्रेन वही बनाएगा, वहां का सप्लाई वही करेगा, वहां का टेंडर वही बनाएगा, रियल जो भी काम होता है टेंडर में सब वो करेगा। इतने लोग इफेक्टेड हैं बनपुर में, जो बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। उस आदमी को लाकर, उस पूरे टीम को, उसका जो है उसको ला करके कोल में इस 1 नंबर धंधे में 2 नंबर आदमी को एंट्री दे दिया गया। 1 नंबर धंधे में 2 नंबर आदमी को एंट्री दे दी। इससे हम दूरी बना लिए, क्योंकि मैं क्रिमिनल्स के साथ में नहीं रह सकता हूँ। आज बनपुर के जो हालात है, D2 वहाँ का जो लोहे के वजह से तापते हुआ, आप लेकिन मतलब दूसरी ओर से ये आरोप लगा रहे हैं कि क्रिमिनल को मंत्री जी और उनके पार्टी संरक्षण दे रही है, इसलिए आप भाजपा में गए। नहीं, कौन दे रही है हमको नहीं पता है। बात को आप समझ लीजिए, कौन पार्टी दे रहा, ना मंत्री दे रहा, कौन दे रहा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। मेरा कहना है कि उसका एंट्री हुआ, एंटी सोशल जो भी आया, हम अपने आप को दूरी बना लिए, इसलिए आपके हाथ से सारा काम, पूरा बिजनेस चला गया। आज पूरा चला गया, पूरा व्यापार चला गया, हमने छोड़ दिया। 2000 लोग इफेक्टेड हुए। 2020 में भी घटना घटा था, हमारा पूरा व्यापार चौपट हो गया था। 21 में हमने भाजपा ज्वाइन किया, तब से क्या था, भाजपा था, मैं ठीक है, मैं व्यापार में था, व्यापार देख रहा था, समय कम दे पा रहा था पार्टी को। तो आज हम फुल फ्लेज में व्यापार में इधर से दूर है, और भी हमारा व्यापार चल रहा, रियल एस्टेट काम, बाकी सब काम चल रहा है। भाजपा की बात आपने की तो उस पर मैं बाद में आता हूँ। चलिए, ये आपने कहा, और इसके बाद में दुर्गापुर के कुख्यात या विख्यात कहिए कोयला से कारोबारी आजकल कहे जाते हैं राजू झा की हत्या हो गई। संदिग्ध के दायरे में आप लोगों का भी था, चूंकि इंटरेस्ट आपका था, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, हम तो आज लाइव आए थे अपने पेज पे, हमने बहुत खुशी जाहिर किया है कि सीबीआई जांच हुआ, दूध के दूध पानी के पानी, क्रिमिनल्स बचनी नहीं चाहिए, क्रिमिनल्स को फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं तो डिमांड कर रहा हूँ, नहीं, क्योंकि मतलब ऐसा आरोप है कि जो लोग उस धंधे में इन्वॉल्व थे और जो लोग प्रभावित कर सकते थे, उनमें एक नाम आपका भी था। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, नाम तो किसी का आप दे दीजिए। हाँ। नाम तो आप जोड़ सकते हैं, इंक्वायरी के विषय है। हाँ, लेकिन आप ये सीबीआई के इंक्वायरी से संतुष्ट है? संतुष्ट है, बहुत खुश हैं। हाँ, और आपको विश्वास है कि और माननीय जो कोर्ट है, हाई कोर्ट को हम तो प्रणाम नमस्कार कर रहे कि उन्होंने आदेश दिया, 4 महीने का टाइम दिया सीबीआई को। ये खुशी का माहौल है पूरे शिल्पांचल के लिए, इससे हत्या रुकेगा। आज तक जितनी भी हत्या हुआ है उसको आप देख लीजिए, एक भी
दोषी पकड़ाया है, आप 2011 से उठा करके देख लीजिए। मैं नाम का आपके चैनल के द्वारा नाम बोलना चाहूंगा। जीसू का हत्या हुआ, जो था फूफा जिसको नाम बोला था, क्या बैसाख नाम, लखन यादव, नहीं रितिन बैसाख वगैरह नाम, जो फूफा का था, वो टॉर्चरिंग में मरा है, मौत हुआ है, वो था। उसके बाद लखन यादव को हुआ, दिलीप सरकार को हुआ, अर्पण मुखर्जी को हुआ है, उसके बाद एक कोई दुबे तो उसका हुआ, उसके बाद आपको इनका मर्डर हो गया, अरविंद भगत का, राजू झाई जी का मर्डर हुआ। तो मैं तो मांग रहा हूँ कि इनका सीबीआई हुआ, बाकी जो जितने भी 2011 से पहले जो भी हत्या हुआ है बानपुर में, उसका सीबीआई जांच होनी चाहिए, ईडी भी होना चाहिए। इसीलिए वो जरूरत के विषय है। कहीं ना कहीं लोग इन्वॉल्व है, किस कारण से मर्डर हो, सब कोई जानता है, पूरा शिल्पांचल पश्चिम बंगाल वासी जानता है, वहाँ लोहा वगैरह के लेकर के मर्डर हो। इसका फाइल खुलनी चाहिए। मैं तो अभी भी मांग कर रहा हूँ आपके चैनल से। अच्छा कृष्णा भैया, एक चीज़ और हम पूछना चाहते हैं। मान लीजिए कि अभी आप हमने सुना है कि मतलब यहाँ ये जो आपका काम था ये ठप पड़ने के बाद आपने कुछ बांग्लादेश में भी इन्वेस्ट किया और मतलब मध्य प्रदेश में भी आपने कोई फैक्ट्री लगाई है क्या? मतलब क्या मन उब गया क्या बंगाल से? नहीं बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश में हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हमने विजिट किया था 4 बार। वहाँ पे जो व्यापारी थे कपड़ा वगैरह का था, और वहाँ पे कुछ वहाँ के जो हिंदू हैं, जो चौधरी जी नाम है, वो कलकत्ता के, उनको बहुत सारा जमीन था, तो उसको लेकर के एक वहाँ पर व्यापार करना था, तो बांग्लादेश में नहीं। इसीलिए कि बंगाल का जो स्थिति अच्छी नहीं है, लोग भयभीत है। जैसे शिल्पांचल में डरे हुए व्यापारी, डरे हुए, इतना हत्या हो रहा, मर्डर हो रहा। आप अगर पूछे, सामने कोई नहीं बोलेगा डर से, क्योंकि डर है, क्योंकि अंदर दे देगा, फॉल्स केस दे देगा, लोग डर से नहीं बोलते। मैं तो एकदम ओपन बोलता हूँ कि लोग डरे हैं, भयभीत है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जो भी हत्या हुआ, सब हत्यारे को पकड़ना चाहिए, सभी पे सीबीआई होनी चाहिए। तो दूध का दूध पानी होगा, हत्यारा पकड़ाएगा तो लोग में शांति माहौल आएगा, नहीं तो बहुत व्यापारी पलायन करने वाला है, यहाँ से निकलने वाला है। तो मैं इसीलिए उस टाइम में गया था मध्य प्रदेश में व्यापार के लिए, रियल एस्टेट काम के लिए। मैं तो पूरे हिंदुस्तान पे रियल एस्टेट का काम करूंगा, पूरे हिंदुस्तान पे, सिर्फ बंगाल नहीं, हिंदुस्तान पे करूंगा। आस्ते आस्ते मैं कर रहा हूँ। और तो अभी भी तो यहाँ पर भी तो आप रियल एस्टेट का कुछ करते हैं, जमीन का कुछ कारोबार है, और कहा यह जाता है कि वो जमीन का कारोबार में मंत्री जी का भी बड़ा हस्त था एक समय में। कुछ नहीं था। हम जिंदगी में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से नॉट द सिंगल पैसा, किसी का ना इन्वेस्टमेंट में जानता हूँ। आज चेयर है, कल क्या होगा, कब किसका सीबीआई होगा, ईडी होगा, एनआई होगा, कोई माँ बाप नहीं है। कोई भी नेता जो भी है, किसी से मेरा संपर्क हो सकता है, लेकिन मैं किसी का एक पैसा नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई आरोप नहीं लगा सकता। हाँ, आप यहाँ का पावर में है, आपको मैं नमस्कार भी करता हूँ और आपको सम्मान भी करता हूँ। सम्मान के तहत में जो पावर है वो काम होता है, लेकिन मैं किसी का मैंने अभी एक शब्द में कहा जाए तो कृष्णा प्रसाद रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, कृष्णा प्रसाद लॉजिस्टिक में ग्लोबली काम कर रहे हैं, और कृष्णा प्रसाद अभी इंटरनेशनली काम कर रहे हैं बिजनेस में, बिजनेस मतलब कृष्णा प्रसाद बिजनेस में खत्म नहीं हो गए। नहीं, सवाल मतलब ये शुरुआत है, शुरुआत नहीं है। मेरा शुरू 30 साल का मेरा है। अगर आप देखेंगे तो मैं बचपन से काम कर रहा हूँ। एक पड़ाव के बाद की शुरुआत की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा आपको, एक मिनट में खत्म करता हूँ। मैं पढ़ाई करते करते 12 साल के आयु में काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत गरीबी देखा। आज गरीब के प्रति, असहाय के प्रति मेरा क्यों जुड़ाव है, हमने देखा है। 10 बाई 10 रूम में हम लोग 12 परिवार रहते थे। मैं गरीबी करीब से देखा हूँ, इसीलिए मैं 12 साल की उम्र से व्यापार भी करता था, पढ़ता था। अगर आप देखिएगा तो मेरा 38 साल का व्यापार का तजुर्बा, एक्सपीरियंस है, ये है। अब मैं पूरे वर्ल्ड वाइज बिजनेस करने जा रहा हूँ, पूरे विश्व में। अभी तो भारतवर्ष में फैल रहा है बिजनेस, पूरे विश्व लेवल पे काम होगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। दूसरा जो हमारे आलोचना का विषय था कि समाज सेवा को आपने एक नया प्रारूप दिया है। आपने चाहे वो छठ सेवा के माध्यम से हो, छठ घाट का पुनर्निर्माण से माध्यम से हो, मंदिरों का निर्माण के माध्यम से हो, या सबसे ज़्यादा लोगों ने आपको कोविड के समय में देखा। ये सामाजिकता की मतलब शुरुआत कहाँ से हुई और इसके आगे आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, एक्चुअली हमारा घर से ये संस्कार मिला है कि आप 1 रुपया कमाइए तो 10 पैसा आप समाज को दीजिए, क्योंकि समाज ने आपको दिया तो समाज में देना चाहिए। ये माता पिता का मेरा घर से संस्कार है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, गुरुजनों से संस्कार मिला है। तो मैं
अभी जो सामाजिक काम पिछला 27 साल से समाज सेवा मुल्क कार्य कर रहा हूँ। छठ घाट को हमेशा प्रत्येक साल मैं चाहता हूँ कि अच्छा से अच्छा हो और बेहतर हो। इस बार आपने देखा चैती छठ में ये बहुत सारे जो आपको जो निकला हुआ था, चैती छठ हुआ, चाहे 1 तारीख को आपको रामनवमी का जो था शोभा यात्रा था, बाइक रैली था, भव्यता का साथ हुआ पूरे। उसके बाद कलश यात्रा हुआ और जितनी भी मेरा 505 मंदिर का 5 साल में संकल्प है, प्रत्येक साल 101 मंदिर बनाना है पूरे शिल्पांचल में। अभी तक तो ये पैसे की बरसात कहाँ से हो रही है? बरसात में है कि मैं अपने अकाउंट से, अपने पास से, इसको तो क्या नाम है, इनकम टैक्स कभी भी कर सकता है, अकाउंट से मैं पैसा देखता हूँ, इनकम टैक्स देख सकता हूँ, उसको तो राइट है देखने का। मैं अपने पास से कर रहा हूँ, किसी से लेके नहीं, मैं कभी नहीं लिया। भगवान दिए, परमात्मा दिए हैं, माँ बाप का आशीर्वाद है, माँ बाप का जो संस्कार मिला है और गुरुजनों के संस्कार से हमेशा चाहता हूँ कि समाज में अच्छा कार्य करूँ, समाज से अच्छा कुछ दूँ, समाज से फिर हमको जो मिलता है सम्मान वगैरह उससे करता हूँ, समाज के हित के लिए। भविष्य में ठोस परिकल्पनाएं क्या क्या है? देखिए, आज मैं उसी पे आ रहा था कि जैसे कि मैं कार्य मंदिर के करने जा रहा हूँ, 200 का लिस्ट आ गया, करीब करीब 40-15 तो काम चल रहा, 40 मंदिर का हम लोग आसपास काम करेंगे, तो प्रत्येक साल है। इसको लेकर के ये है कि मैं हिंदुत्व को एकजुट करना चाहता हूँ। मैं आज बोला हूँ कि जाति पे आप मत जाइए, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे बर्नमाल समाज हो, मतुआ समाज हो, चाहे बावरी समाज हो, चाहे अग्रवाल समाज हो, चाहे कुशवाहा समाज हो, जादव समाज हो, जितनी भी समाज है, जितनी भी जाति, गर्व से बोले कि हम हिंदू है। हम हिंदू को एकजुट करना चाहते हैं और एक मंच पे लाना चाहते हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए। जो बागेश्वर धाम सरकार का जो आप देख रहे कि डंका बज रहा पूरे विश्व के अंदर में डंका बज रहा। मैं आऊंगा, मैं राजनीति पर आऊंगा। मैं तो सामाजिकता के दृष्टिकोण से, जैसे आपने कोविड में अच्छा काम किया, आप छठ घाट के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, इन सब दौर में अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो राजनीति में मेरे को भी चर्चा करने में मजा आता है। मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अगर कुछ बोलना है तो बाद में ऐसा भी होना चाहिए कि आपको बोलने का मौका नहीं मिला। लाखों लोग को कोविड में मदद मिला, लाखों लोग की मैं बात कर रहा हूँ। 7 महीना हमने सेवा दिया समाज को। कोविड के अंदर में जितने भी आपको थे, जैसे मान लीजिए मंदिर हो गया, आपको अदालत हो गया, आपको जितने भी कॉलेजेस थे, जितने भी आपको माने स्टेशन थे, रेलवे स्टेशन थे, जितने भी क्षेत्र के थे, मान लीजिए वो स्कूल हो गया, हर जगह हमने पूरे सैनिटाइज किया, पूरा रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है। और पूरे शिल्पांचल में किया, एक जगह नहीं, 70 जगह ऐसा ऐसा हमने पूरा लिस्ट में है जो प्रत्येक जगह सैनिटाइज किया। और कोविड के समय में 7 महीना हमने समाज को सेवा मूल्य किया। तो समाज को सेवा दिया, समाज को, क्योंकि हमारे ईश्वर देने वाले हैं, ईश्वर हमको बनाए हैं, परमात्मा हमको सुजो के, मेरा धन्य है, प्रभु का कृपा है कि परमात्मा ने हमें एक ऐसा बना के दिया है। परमात्मा देने वाले, मेरा यह है कि आप समाज के काम आओ। मैं समाज के काम कर रहा हूँ, तो मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ और जब तक मैं जीवित हूँ सोशल वर्क काम करूंगा और इससे भी बढ़ चढ़ के काम होगा। अभी जैसे कि ये पूरा मैंने आप देखे होंगे कि जो बारिश हुआ था, अभी पूरे शिल्पांचल के अंदर में तिरपाल आ चुका है। ये इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, हम सम्मान करते हैं कि इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद हमने कहीं भी कोई तिरपाल का वितरण नहीं किया। तो 11 जुलाई खत्म होने के बाद हम प्रत्येक एरिया में, प्रत्येक घरों में जा जाके तिरपाल देंगे। तिरपाल ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। अच्छा। अब बढ़िया क्वालिटी का जो हम तिरपाल देंगे, वो तिरपाल 5 साल चलेगा उस परिवार को। अब बहुत सारे घर भी बना रहे, जैसे जाके देखिएगा उस रात में 8 घर कुल्टी में बन रहा, जो रिपेयर हो रहा, उसमें घर बन रहा, ऑलरेडी काम चल रहा। मंदिर के साथ में घर चल रहा, मंदिर के साथ में, घर के साथ में जो किडनी पेशेंट है, जो कैंसर पेशेंट है, जो आपको हार्ट का पेशेंट है, किसी का घर में मृत्यु हो जा रहा, मृत्यु का जो है वो है, किसी की बेटी के शादी, तो मैं समाज में हर वर्ग को जोड़ के हर वर्ग के लिए काम कर रहा हूँ। चलिए, अब हम लोग अपने प्रिय विषय राजनीति पर आते हैं। ये जो आपने समाज सेवा की बात बोली, ये आपने धर्म की बात बोली, ये आपने राजनीति की बात बोली, आज के डेट में जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आपके राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। आप चाहते क्या है राजनीतिक तौर पर, आप क्या चाहते हैं? देखिए, आज जिस तरह से मैं अपनी स्वयं बता कि जिस तरह से हम प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और अपना बात को स्वयं
बेहिचक समाज के सामने जो हो रहा मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए हमको फांसी लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कुछ सामाजिक काम करना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। प्लेटफॉर्म जरूरत इसलिए है कि समाज हित में जब तक पावरफुल फ्लेज में नहीं होगा और बढ़ चढ़ के काम नहीं करेंगे। एक शिल्पांचल, नया शिल्पांचल की जरूरत है। ठीक है, मैं उस पर बता दे रहा हूँ, बेरोजगारी वगैरह पे जो हालात है बहुत खराब हालात है। मैं राजनीति करना चाह रहा हूँ, राजनीतिक में हूँ, जैसे मैं बोला भारतीय जनता पार्टी में था, हूँ, रहूंगा। ठीक है, नहीं बीच में आप तो वापस चले गए। नहीं वापस मैं कभी बार बार बोल रहा हूँ, मैं टीएमसी कभी जीवन में ज्वाइन नहीं किया। बात मानी, ऐसा नहीं कि मंत्री साहब और अदर्स नहीं बोले, हम टीएमसी कभी जीवन में ज्वाइन नहीं किया। मैंने 21 से आप अभी तक भाजपा में ही है? नहीं, मैं कभी कोई पार्टी में नहीं था। 21 में भारतीय जनता पार्टी हम ज्वाइन किए और एक पवित्र धरती बीरभूम के तारापीठ में हमने ज्वाइन किया। पवित्र धरती, वहाँ आदरणीय मैं आदरणीय माननीय जेपी नड्डा जी का वहाँ थे और हमारे आदरणीय दिलीप घोष साहब हमको पट्टा पहनाए थे और बहुत गणमान मंत्रीगण थे। बहुत नरोत्तम मिश्रा जी, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी थे, श्री कैलाश विजयवर्गीय जी थे और बहुत सारे नेता थे, बहुत सारे नेता थे। और स्वयं श्री जेपी नड्डा जी भी थे, जगत प्रसाद नड्डा जी भी थे वहाँ पे, और हमें दिलीप घोष साहब ने, आदरणीय दिलीप घोष साहब ने पट्टा पहनाया। तब से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। हाँ, व्यापार करता था, मैं थोड़ा कम वक्त देता था। समय एक ऐसा समय आता कि व्यापार में समय देना, तो अभी मैं फुल फ्लेज में 20 घंटा 19-20 घंटा अभी सर्विस दे रहा हूँ। लेकिन आरोप ये है, मतलब जो आपके आलोचक है वो ये कहना चाहते हैं कि आप अभी तृणमूल के हाथों में खेल रहे हैं और तृणमूल के कठपुतली का काम कर रहे हैं और निशाने पर भाजपा का सफाया। और एक और वहाँ के तृणमूल के नेता जो पूर्व में थे मेयर, अभी में वर्तमान में भाजपा के मतलब सक्रिय राजनीतिविद हैं श्री जितेंद्र तिवारी, उनका काट के रूप में आपको तृणमूल यूज कर रहा है। क्या बोलेंगे भैया? देखिए, एक सिंपल सा फंडा है, हम 2 नंबर है मेरा, तीसरा कोई नंबर यूज नहीं करता। आप दोनों नंबर को चेक करा लीजिए, मैं किस तृणमूल नेता के संपर्क में हूँ। नंबर 1 पूरा मैंने कहने वाले लोग ये कहते हैं कि मतलब अभी जो जिला प्रेसिडेंट है नरेंद्र चक्रवर्ती, आपके साथ बहुत अच्छा संबंध है, मंत्री जी पर्दे के पीछे से आपको पूरी मदद कर रहे हैं और आप भाजपा का सफाया करें। क्यों आप हमको एक चीज बताइए, भाजपा के किस सांगठनिक स्तर पर आप हैं? और आपने अभी हाल फिलहाल घोषणा कर दिया कि भाजपा मुझे टिकट देगी तो बहुत अच्छा, नहीं टिकट देगी तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। अभी जो आप सामाजिक काम कर रहे हैं, ये बागेश्वर धाम को ला रहे हैं, सरकार को ला रहे हैं, तो कुछ तो भाजपा के वोट आप काटेंगे, नहीं तो आप ये आरोप है, ये मैं आज पत्रकारिता कर रहा हूं आपके साथ, ये आरोप है कि आपको तृणमूल कठपुतली बनाकर यूज कर रहा है और आप मतलब चूंकि नरेंद्र चक्रवर्ती डायरेक्ट अपना अकाउंट जितेंद्र तिवारी के साथ सेटल नहीं कर सकते, तो आपके पर्दे के पीछे से एकदम समझ लीजिए कि किष्किंधा पर्वत में भीम की तरह वार किया जा रहा है। क्या बोलेंगे आप? देखिए, पहला बात सफाई से बोलिए, हम सफाई से सफाई दे रहा हूं। हाँ, बहुत स्पष्ट बात। हाँ, हम भी स्पष्ट ही पूछ रहे हैं आपको। हम पहला बात कभी नहीं बोला कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा। हाँ। आप कहीं भी रिकॉर्ड देख लीजिए, हमने क्या कहा, भाजपा भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है, बहुत अच्छा संगठन है, बहुत अच्छी बात है। हमने कहा अगर भारतीय जनता पार्टी अगर समझेगी कि कृष्णा प्रसाद को टिकट देना चाहिए, तो मैं अगर समझे कि पार्टी विश्व के है, संगठित पार्टी है और संगठन के अनुसार चलता है ये पार्टी, और मान लीजिए कि बड़े बड़े जो नेता हैं, जो उनका आदेश होगा, हम लोग एक कार्यकर्ता है, हम लोग एक सैनिक है, समझिए। अगर उनका आदेश होगा, अगर भाजपा सोचेगी कि नहीं इनको टिकट देना चाहिए, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। भैया, टिकट का कुछ आधार होता है, आप सांगठनिक स्तर पर कहां है भाजपा? तो समझिए, मैं उसी पे आना चाहता हूं। बोलिए। हाँ, अगर चाहे तो करेंगे। मैंने क्या कहा, जनता जनार्दन भगवान है। अगर टिकट नहीं, जनता जनार्दन भगवान, अगर जनता जनार्दन भगवान जो बोलेगा मैं करूंगा। हाँ, मैं संगठन पे कहीं पे नहीं हूँ, मैं सही बात है, मेरा कोई पोस्ट नहीं है। अब पंचायत चुनाव हो रहा है, हाँ, लोग एफआईआर हो रहा है, मार खा रहे हैं, हाँ, आप कहाँ हैं? मैं तो नहीं हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं कोई भी पोस्ट होल्ड नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक कार्यकर्ता तो रह सकता हूँ कि नहीं? नहीं, कार्यकर्ता रह सकता, पोस्ट भी खरीद सकते हैं। नहीं, हम नहीं खरीदने वाले। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब ये तो मतलब यही हुआ कि मतलब घूमटा है और नाच होगा, ये दोनों चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती ना। घूंघट में तो नाच नहीं होता भैया।
मदन जी, मैं एक चीज आपसे बताना चाह रहा हूँ। मैं विश्वास रखता हूँ वहाँ पे खरीद फरोख्त पे। आपने जो बोला कि आप पोस्ट खरीद सकते हैं, मैं उस पर कभी विश्वास नहीं। हमें आत्मविश्वास है, भगवान का कृपा है, माँ पिता का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है कि मैं अपने कार्य पे भरोसा करता हूँ। और जितने भी यहाँ पे शिल्पांचल के हमारे जो माताएं बहन बुजुर्ग है, उनका लाखों लोग का आशीर्वाद है कि खरीद फरोख्त की जरूरत नहीं। मैं एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता के तौर पे ही काम करना चाहता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी समझेगी कि इनको पोस्ट देना चाहिए, अगर वो देंगी तो मैं जरूर लूंगा। पार्टी के इस पे तो हम बोल नहीं सकते हैं, ये तो पार्टी के डिसीजन का बात है। आलोचक तो ये भी करे कि आपने नरोत्तम मिश्रा और उनके बेटे को पकड़ा है टिकट के लिए। नहीं, मैंने किसी को नहीं पकड़ा है। हम नरोत्तम जी को मैं प्यार करता हूँ। ये जब 2021 से संबंध हम जाकर के वहाँ पे जब बागेश्वर धाम जी, मैंने उन लोगों ने सुपारी नहीं लिया आपका टिकट का? नहीं, गलत बात। अच्छा, ये सब गलत बात है। नहीं, जो गलत बातें हैं वही आपको बता रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ, ये आपको जानना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ना मंत्री जी, ना नरेंद्र, किसी भी तरह का कोई भी टीएमसी के नेता, एक मैं फिर एलानिया बोल सकता हूँ, कृष्णा प्रसाद को कोई नहीं खरीद सकता। ये आप जान लीजिए। 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 किसी का औकात नहीं है कृष्णा प्रसाद को टस से मस कर दे। पहला बात ये जान लीजिए। दूसरी चीज है कि मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं एक कार्यकर्ता समाज सेवा के रूप में काम कर रहा हूं, करता हूं। अगर पार्टी समझेगी, बोलेगी इसको पोस्ट चाहिए। देखिए, राजनीति तो यही है सर। या राजनीति तो यही है कि भाजपा में आप सांगठनिक स्तर पर कहीं नहीं है, लेकिन आपकी जो फैन फॉलोइंग्स है, जो सामाजिकता है, जो आपका धार्मिक कार्य है, आपके जो बड़े पैमाने पर व्यवसाय है, आप एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के तौर पर आपको खड़ा किया जा रहा है। चूंकि वहाँ पर भाजपा में अगर वो हिंदी भाषी क्षेत्र है तो आप जैसे दावेदारी कर रहे हैं, वैसे जितेंद्र तिवारी ने भी भाजपा की टिकट के लिए दावेदारी किया है। जितेंद्र तिवारी चूंकि वहाँ मेयर रह चुके हैं, उनकी राजनीति वहाँ पर चूंकि तृणमूल बीजेपी उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो वरिष्ठता में राजनीति में तो वो आपके साथ भाजपा में भी हैं और तृणमूल में भी हैं। तो उस जगह पर आपको भाजपा को खत्म करने के लिए और जितेंद्र तिवारी का अकाउंट सेटल करने के लिए तृणमूल आपको प्रायोजित कर रहा है, ऐसा आरोप है। मैं तो स्पष्ट पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसा देखिए, हमको ये सब जानकारी भी नहीं है। रही बात कौन टिकट 1000 आदमी जा सकता, 5000 आदमी अप्लाई कर सकता, ये पार्टी का विषय। अच्छा, आप ये बता दीजिए, जितेंद्र तिवारी का राजनीतिक भविष्य क्या है आपके नजर में? वो तो आपके भाजपा के साथी। नहीं, इस पे कमेंट्स करना ठीक नहीं होगा। वो मान लीजिए, हमको नहीं पता कि उनका आज के तारीख में एज क्या है, वो उनको बड़े भाई की तरह मानते हैं। हम उस पे कमेंट नहीं करेंगे, इसीलिए कि ये पूरा विषय पार्टी का है। पार्टी इस पे डिसीजन लेगी। मैंने आपने मन बना लिया है कि आपको चुनाव लड़ना है? हम एमपी चुनाव लड़ेंगे। आप एमपी चुनाव किसी कीमत पर लड़ेंगे? 100%। चाहे वो भाजपा टिकट दे या न दे। आप यहाँ कम से कम नहीं, आप इस लाइव में तो कम से कम नहीं, आप तो स्पष्ट बोलने वाले आदमी हैं। मैंने क्या कहा कि एमपी का अगर भारतीय जनता पार्टी विश्व की बड़ी पार्टी, अगर उनको ऐसा लगता है कि कृष्णा प्रसाद को टिकट देना चाहिए, लोकसभा टिकट देना चाहिए, तो मैं चुनाव लड़ने। आपकी दावेदारी है? दावेदारी बोल के नहीं है। नहीं, आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, दावेदारी नहीं, आपकी चुनाव टिकट अगर चलेंगे। अगर नहीं मिला तो हाइपोथेटिकल समय पे है ना। नहीं तो फिर आप तो अभी कह रहे कि आप चुनाव लड़ेंगे। चुनाव तो मैं बोल रहा हूँ लड़ूंगा। हाँ, तो कैसे लड़ेंगे? अगर भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया और आप चुनाव में खड़े हो गए, निर्दलीय के तौर पर खड़े हो गए, कांग्रेस समर्थन से खड़े हो गए, तो कृष्णा प्रसाद चूंकि संगठन में ना तृणमूल में है, ना भाजपा में है, ना सीपीएम में है, ना कांग्रेस में है, तो कृष्णा प्रसाद अपने आप की छवि को डेवलप कर रहे हैं। अपनी सामाजिक उनका काम है, उनके पास धन बल बाहुबल का कमी नहीं है, तो वो चुनाव लड़ेंगे, तो वो चुनाव को प्रभावित करेंगे। अगर वो चुनाव को प्रभावित करेंगे तो जाहिर तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको नुकसान होगा। तो कायदेसर तो अगर आप भाजपा में हैं और भाजपा आपको टिकट नहीं देता है तो आपका भाजपा का नुकसान तो तय है। तो आप ये स्पष्ट कर दीजिए कि अगर भाजपा टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे, अगर भाजपा टिकट नहीं देती है फिर भी अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो फिर ये आरोप तो सही होता है ना कहीं कि आप भाजपा का नुकसान कर रहे हैं और तृणमूल के हाथों में खेल रहे हैं। नहीं, तृणमूल का हाथों में कभी नहीं खेला। मैं खेल रहा हूँ। इससे पहले भी मान लीजिए, आपको बार बार बोल रहा हूँ कि उन्हें
समाज सेवा मूलक कार्य में उनको मदद करते थे। ना तृणमूल कभी मैं ज्वाइन किया, ना मैं भाजपा में हूँ, भाजपा में था, भाजपा में रहूंगा, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ। रही बात टिकट की, टिकट हाई कमान का मामला, बात समझिए, बार बार क्लियर नहीं, हम तो कर रहे हैं, मैं भाजपा की राजनीति से परिचित हूँ, उनका संसदीय बोर्ड बैठता है, आपने आपकी दावेदारी विधानसभा में भी थी, आपने देखा इन लोगों ने क्या गेम किया, और अभी मान लीजिए लोकसभा में है तो वो संसदीय समिति के बैठक पर तय होता है। मैं वो नहीं कह रहा हूं, आप अगर भाजपा के सांगठनिक स्तर पर भाजपा का कार्यक्रम करते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं था, आपको टिकट मिलता नहीं मिलता, लड़ते जीतते हारते, वो एक राजनीतिक वे फेयर गेम है। आपका जो भी कार्यक्रम है, आपकी टोटल ब्रांडिंग कृष्णा प्रसाद, प्रभु घाट, प्रभु छठ घाट व्यक्ति की राजनीति है, यहां तो संगठन नहीं है। तो आपका ये कोई माने नहीं माने, आसनसोल शिल्पांचल में आपकी एक छवि है, आपके काम वहां बोलते हैं, ये इसको स्वीकार करने में हमें भी कोई शर्म नहीं है। तो आपकी एक फेलोशिप है वहां पर, तो वो वोट अगर आपको नहीं जाता है भाजपा को, अगर आप भाजपा करते हैं, तो अगर आपने तय कर लिया है कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा का भट्टा बैठने वाला है, और इससे कम से कम तृणमूल को फायदा होगा। मेरी अगर व्याख्या में कहीं गलती चूक है तो आप बताइए इस बात को, खारिज कर दीजिए मेरी बात को। नहीं, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर भाजपा देगा तो लड़ेंगे, एकदम लड़ूंगा, नहीं देगा तो नहीं देगा, हाँ, तो भी लड़ूंगा। नहीं उस पे कमेंट करना ठीक नहीं होगा। देखिए, वो समय के गर्भ में समय पे छोड़ दीजिए, कुछ समय देखिए, समय सब कुछ कराता है, हाँ, समय बलवान है, हाँ, समय आज मेरा जैसे एक साल बहुत खराब परिस्थिति गया, हाँ, इन लोगों की वजह से, हाँ, जो नहीं, आदमी अगर मेरी बात समझिए, तो समय बलवान है, सब कुछ समझ प्रकृति पे छोड़ देनी चाहिए, तो समय पर डिसीजन लिया जाएगा। सर जी, जब आदमी पैंट खोलकर कंधे पर रख लेना तो उसको डर नहीं लगता है, तो अब खोने का डर तो कुछ है नहीं, आपको पाने के लिए आकाश है, स्काई इज योर लिमिट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी जिंदगी हम लोग भी जीते, इसलिए डरते हम लोग भी नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि चलिए राजनीति की बात हो गई, मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आप सीरियस राजनीति कर रहे हैं भाजपा की, तो सांगठनिक स्तर पर भी आपकी सहभागिता होनी चाहिए, और संसदीय राजनीति में अगर आप उतरने की कोशिश कर रहे हैं या आपकी महत्वाकांक्षा है, तो वो संगठन के माध्यम से ही वो पहुंचता है, और आपकी जो भी गतिविधियां हैं वो व्यक्ति केंद्रित हैं या संस्थागत केंद्रित हैं। तो इसको आप अगर जोड़ देंगे, इसको बोलते हैं ब्लेंड करना, ब्लेंड कर देंगे तो आपके फायदे में होगा। एक संपादकीय स्तर पर सुझाव है आपके लिए। चलिए मैं एक बात बोलूं, देखिए बहुत सारे प्रक्रिया है, जैसे सर्वे होता है, बात सर्वे होता है, ठीक है, वहां से लोग आते सर्वे करते, सिस्टम है पार्टी का, कोई भी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रिक्ट रूल फॉलो होता है, तो सर्वे वगैरह करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट्स लिया जाता है, बहुत सारे व्यापारियों से पूछा जाता है, आप लोग ऐसे लोग से पूछा जाता है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से पूछा जाता है, बहुत सारे हैं, आईबीवी बहुत सारी टीमें काम करते चीज को। तो देखिए, हम बार बार बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी विश्व की बहुत बड़ी पार्टी है। अगर यहाँ से रिपोर्ट जाएगा, अगर समझेंगे, सर्वे का तो रिपोर्ट है ना, जनता जनार्दन भगवान है ना, जनता बोलती है, आप हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। बहुत दावेदारी हो सकता है, हम तो बता रहे कि 1000 लोग का दावेदारी हो सकता है टिकट का, ये तो जनता बताएगी ना, जो जमीनी स्तर पे काम कर रहा है, जो जमीन पे है, हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल है, जमीन से जुड़े हुए, जमीन पे काम करने वाले, तो जनता जनार्दन भगवान है, जनता को छोड़ दीजिए ना, जनता किसको पसंद करती, जनता क्या करेगी, तो ये रिपोर्ट को जब जाएगा तब उनको। अच्छा, आप ये दक्षिण बंगाल में जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं आज को बता रहा हूँ कि स्थिति भयंकर पश्चिम बंगाल में भयानक है। 2 दिन पहले भी हमारी आदरणीय माननीय दीदी जी बोली थी, 2 दिन आगे हम न्यूज भी देखा, वो बोली थी कि नॉमिनेशन खूब शांतिपूर्ण भावे हुए, आज जैसा कभी ऐसा नॉमिनेशन हुआ ही नहीं हुआ। मेरा कहना है कि जब शांतिपूर्ण हुआ, इतना हत्या क्यों, इतना लूटपाट, इतना क्यों? जैसे कल बाराबनी के लोग आए थे, बोल रहे कि एक वहां का ब्लॉक प्रेसिडेंट उसको हाथ तोड़ दिया गया, 4-5 दिन आ गए नॉमिनेशन करने, बहुत जगह नॉमिनेशन नहीं हुआ। बहुत सारे आपको पता होगा जिला कार्यालय के में, भाजपा का जो जिला कार्यालय में बहुत 100 के आसपास करीब वहां पे लोग आकर के डर से भयभीत होकर के, उनको ये भी है कि भाई नॉमिनेशन ऐसे नॉमिनेशन नहीं कर पा रहे। तो मैं दीदी से, आदरणीय आपका चैनल का माध्यम से मैं निवेदन करूंगा दीदी से कि ऐसा क्यों, पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों माहौल,
फेयर इलेक्शन होनी चाहिए। इतना डर क्यों? ये मार दंगा हत्या क्यों? इससे तो ये तो राजनीति का परिचय नहीं है। आप सीएम हैं, आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आप सबके हैं। आज कितना करोड़ आबादी सबके आप हैं। आप तो इंडिविजुअल नहीं है पार्टी, आप मुख्यमंत्री हैं। तो इतना हत्या लूटपाट क्यों होगा? मैं यही सवाल करना चाहता हूँ। तो चुनाव सही फेयर नहीं हो रहा, नहीं होगा, और जिस तरह से हो रहा नॉमिनेशन नहीं होनी चाहिए। भाजपा कहाँ है, आंदोलन कहाँ है? आप भाजपा को कहाँ पाते हैं और इस पूरे प्रकरण में अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, अगर फेयर इलेक्शन होता तो भाजपा जीतती, मैं बोल रहा हूँ। अगर आप नॉमिनेशन करने देते, फिर वोट होगा, लोग जाके वोटिंग कर पाएंगे। लोग जाके वोट नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा? आप बताएं। अगर भयभीत हो जाए वोटर, वोट जाके ना वोट करे तो कैसे होगा? नॉमिनेशन जब नहीं करने तो वोटर को कहां से ढूंढने देगा? अगर फेयर इलेक्शन होता, पूरे पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में उभर करके भाजपा, लेकिन जिस तरह से भाई का माहौल है, अभी पता नहीं रिजल्ट क्या होगा, भगवान ही जानता है। अभी से कमेंट करना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं यही नहीं। लेकिन अभी तो केंद्रीय वाहिनी से निर्वाचन कराने की बातचीत चल रही है, जो हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित भी है। अगर ऐसा हो जाता है तो आपके आरोप तो यूं ही खारिज हो जाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की वाहिनी से अगर वोट तो अभी केंद्र जब बल आएगा तब की बात है ना। अभी नॉमिनेशन तब डेट खत्म हो गया ना, आप नॉमिनेशन ही करने नहीं दी। बात को आप समझिए। आगे तो आप इतना भयभीत कर दिए, जो भी किया तो डर गया ना, डर गया, भयभीत। अब तो नॉमिनेशन नहीं हुआ। अब मान लीजिए केंद्रीय बल आता है, नहीं आता है, तो सुप्रीम कोर्ट का इस पे आदेश पे है, क्या होगा वो तो मालूम नहीं है। लेकिन लोग तो ऑलरेडी भयभीत हो गए ना। अब रिजल्ट क्या होगा भगवान मालिक है। अच्छा, भाजपा ये पूरे मतलब मान लीजिए कि ये पश्चिम बंगाल में भाजपा का भविष्य क्या है? मतलब सांगठनिक स्तर पर हालांकि आप थोड़ा दूर है, लेकिन आपको भाजपा कहीं दिख रही है क्या? मतलब कहाँ दिख रही है? देखिए, 24 में चुनाव आएगा, 26 में भाजपा एकदम गारंटी है यहाँ पर। एकदम पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिएगा, 26 में जिस तरह से चल रहा माहौल, जो यहाँ पे शासक दल स्थिति भयंकर। ऐसा ही तो कहा जा रहा था कि 21 में भाजपा आ गई, 21 छोड़ दीजिए, लेकिन जो तांडव हुआ, रोजगार की स्थिति नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, पढ़ाई का स्तर गिर चुका है, इतना दुर्नीति, इतना माने इतना भ्रष्टाचारी पूरा विश्व देख रहा है। बंगाल को लोग एकदम चाह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट से निजात पाए। लोग टेंशन में है। बोलने के बहुत नेता आकर के बोल देगा, लिपा पोती बहुत कुछ हो सकता है, फीता बहुत काट सकते हैं, लेकिन आप धरातल पे आकर के देखिए। मेरे पास तो हम तो देख रहे हैं ना, 400-500 लोग आते हैं, लोग का रोजगार का अवस्था ठीक नहीं है, स्थिति भयंकर है। तो मैं बोल रहा हूँ 26 में भाजपा आएगी और 24 में बहुत सीट बढ़ने वाला पश्चिम बंगाल में, लोकसभा का सीट बढ़ने वाला है आपके हिसाब से? बिल्कुल। अच्छा, अब ये भैया समय की अपनी मर्यादा है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे हम लोगों ने अभी तक ये देखा है, चाहे वो जितने हो, धर्म और राजनीति दो अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन आपने धर्म और राजनीति दोनों को मिला दिया है। क्या करना चाहते हैं? बाबा रामदेव बनना चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री बनना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? मतलब बाकी मनसा क्या है? देखिए, हम कुछ बनना नहीं चाहते। मैं गर्व से हिंदू बोलता हूँ, हिंदू हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि जैसे सभी गुरुजन, जितने भी ऋषि मुनि महात्मा और जितना भी गुरु हैं, उनका मांग है कि हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए। मैं उनका समर्थन करता हूँ। क्या हो जाएगा? नहीं, हिंदू राष्ट्र इसलिए जरूरत है, पूरे जो बहुत सारी बातें हैं, आपका समय भी कम है, तो मैं अभी जो करने जा रहा हूँ, जैसे बागेश्वर धाम सरकार जी आएंगे बंगाल में। अच्छा, उनका पूरा कार्यक्रम थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि ये तो है ही कि लोग उनके कुछ चाहत। मैं बता दे रहा हूँ, महाराज जी पास हम गए थे अप्रैल में, संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ। वहाँ एक शेड भी तैयार हो रहा, उनका आशीर्वाद से, उनका आशीर्वाद मिला। हमने बोला कि महाराज, एक निवेदन किया उनसे हाथ जोड़ करके, एक शेड बन रहा, हमको लग रहा है कि जुलाई में वो कंप्लीट हो जाएगा, 15 जुलाई के आसपास ओपनिंग होगा। वहाँ हमको डेट मिल जाएगा। शिल्पांचल के अंदर में, आसनसोल में, एक महाराज जी स्वयं आएंगे। अच्छा, धीरेन्द्र के शास्त्री, श्री धीरेन्द्र के शास्त्री महाराज जी स्वयं आएंगे, और वहाँ पे भूमि पूजन भी करेंगे। आज 7 दिन का कथा होगा। अच्छा, श्रीमद भागवत कथा होगा, श्रीमद हनुमान कथा होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, प्रभु राम जी, भगवान जी का भी कथा होगा। अच्छा, 7 दिन का चलेगा। और शिल्पांचल नहीं, बंगाल नहीं, पड़ोसी राज्य जो है उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यूपी, पूरे बंगाल से लोग आएंगे। 10, 12, 15 लाख होगा। उसका व्यवस्था हम लोग लग रहे हैं, खाली हमको डेट तिथि मिल जाए, उसके बाद सब एप्लीकेशन लगाएंगे। तो भव्यता ये है कि इससे संगठित होना है।
मैं ये चाह रहा हूँ कि हिंदू संगठित हो, सब धर्म जाति माने हमारे जाति के लोग संगठित हो, हिंदू एक हो, एक होकर के तभी अच्छा कार्य होगा। क्योंकि जो परिस्थिति आ रहा, भय का माहौल बन रहा है, बंगाल की बात हम विशेष कर रहे हैं। नहीं, आप जो बिटवीन द लाइंस बोलना चाहते हैं वो तो हम समझते हैं, लेकिन हमारी मर्यादा है कि हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते। मेरे को एक चीज़ आपसे पूछना है, ये जो सब आप संगठित करने की बात बोल रहे हैं, तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो क्या भाजपा के मंच पर हो रहा है? आपके कृष्णा प्रसाद ने कोई ट्रस्ट बनाया है? आखिर वो ये सारा आयोजन संयोजन जो है वो उसका आधार क्या होगा, मतलब प्लेटफॉर्म क्या होगा, किस प्रारूप क्या होगा? देखिए, अभी हिंदू के हिसाब से मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, मेरा फर्ज है जहाँ जहाँ पे मेरा जो सक्षम हो, जहाँ जहाँ जो अधूरा पड़ा हुआ है मंदिर, जिसको जीर्णोद्धार करना है, किसी को स्थापना नहीं, इसके लिए कोई अपने ट्रस्ट की स्थापना की है क्या? दिव्य कृष्णा सरस्वती ट्रस्ट अच्छा बन चुका है, ट्रस्ट बन चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसको हम अभी ओपनिंग करेंगे। ऑलरेडी ट्रस्ट बन चुका है, ठीक है। सारा जितना मंदिर उसी ट्रस्ट में होगा, मेरा अपना स्वयं का ट्रस्ट है, ये नहीं कि कहीं से फंड आएगा। वो तो बार बार बोला, मैं इनकम टैक्स का विषय है, वो तो चेक होगा, ऑडिट होगा, सब ऑडिटर रहेगा, वो तो होगा। माने ये पूरा आयोजन में आप कोई अनुदान नहीं ले रहे हैं? नहीं, कोई एक पैसा नहीं, कोई अनुदान, जो भी होगा अपने व्यवसाय से, अपने व्यक्तिगत से जो मैं कमाता हूँ, वो समाज के हित में काम, समाज के राष्ट्र हित में काम करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ। तो ये कथा कब होगी आपकी? ये होगा 1 से 15 दिसंबर के आसपास, जुलाई में हमको डेट मिल जाएगा, उसी अनुसार दिसंबर में होगा, फर्स्ट वीक सेकंड वीक में। अच्छा, डेट अभी फाइनल नहीं हुआ ये, लेकिन कथा होने जा रहा है। वहाँ पे जब ओपनिंग हो जाएगा, वहाँ पर 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु बैठेंगे। बागेश्वर धाम सरकार जी का वहाँ पे जो बन रहा है, ठीक है ना, वहाँ श्रद्धालु बैठेंगे, तो वहाँ से हम जाएंगे, वहाँ ओपनिंग होगा और महाराज जी डेट दे देंगे, वो डेट के अनुसार सारा तैयारी होगा। लेकिन डेट मोटा मोटी 1 से 15 दिसंबर के आसपास मिलेगा। 1 से 15 दिसंबर के आसपास में शास्त्री जी का कार्यक्रम आसनसोल में संभव है। एकदम संभव। और आप चूंकि हम लोग एकदम मुहाने पर आ गए हैं, मतलब ये क्या कहना चाहेंगे अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में लोगों को? नहीं, सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा आपका चैनल के माध्यम से, जिस तरह से गर्मी का प्रकोप है पूरे विश्व में, डिग्री जैसे चल रहा 44 डिग्री, और जगह चले जाइए तो 45 डिग्री, कहीं 48 डिग्री। तो मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो पौधारोपण है, जिसको लोग तो वृक्ष को तो बड़े से बोला जाता है, जो पौधारोपण है, जिस तरह से गर्मी बढ़ा, जी इन्वायरमेंट का जो माहौल है, जो हमने संकल्प लिया है पूरे बंगाल में 21 लाख पौधा लगाने का। अच्छा, 21, ये जरूरत है। आज पूरे विश्व के अंदर में करीब करीब 800 लाख करोड़ आबादी है। अगर प्रत्येक व्यक्ति एक वृक्ष लगाए तो 800 लाख करोड़ वृक्ष लग जाएगा, जो जरूरत है। नहीं तो यही तापमान 3-4 साल में 50 डिग्री 55 डिग्री हो जाएगा, आदमी रह नहीं पाएगा, सनस्ट्रोक हो जाएगा, लोग मरेंगे। तो मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि आप जहां भी एक पौधा लगाएं, वृक्ष का बहुत जरूरत है, ग्रीनिश जरूरत है। जिस तरह से वृक्ष कट रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा, माहौल चेंज हो रहा, ग्लेशियर पिघल रहा है, तो इससे माने प्राकृतिक जो है आपदा आ सकता है। इसीलिए देख रहे कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, इसका रीजन है इन्वायरमेंट, ड्यू टू यही सब रीजन है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप लोग बगल में अगर 2-5 पेड़ लगाइए तो जरूरत है प्रकृति के लिए। और पीपल के पेड़ लगाइएगा तो ऑक्सीजन देता है, नीम का पेड़ लगाइए, आम का पेड़ लगाइए, जिससे फल भी मिलेगा और लोगों को छाया भी मिलेगा, और इन्वायरमेंट जो हवा वगैरह जो है, इस जरूरत है। ठीक है। और राजनीतिक भविष्य के बारे में? राजनीतिक में बोलूंगा, यही बोलूंगा कि मैं आपका छोटा भाई, छोटा बेटा, आप हमेशा सहयोग दीजिए। मैं शिल्पांचल के लिए, मैं शिल्पांचल में हूँ, आसनसोल के लिए जरूरत पड़ेगा मर मिटूंगा, लेकिन शिल्पांचल वासी के साथ जनता जनार्दन भगवान है, उनके साथ हूँ, रहूंगा। अगर आप मेरा तक पहुंच जाए रात 12 बजे, कृष्णा प्रसाद आपका घर पहुंच जाएगा। चलिए, मैं इसी नोट पर आज ये कार्यक्रम ख़त्म करना चाहता हूँ एक शब्द के साथ कि अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ़ यू लव मी आई एम इन योर हार्ट, इफ़ यू हेट मी आई एम इन योर माइंड, बोथ आर इन माई फेवर। कृष्णा प्रसाद के लिए, भाजपा के लिए, तृणमूल के लिए ये कृष्णा प्रसाद का माकूल जवाब है। अगर आप मुझे चाहते हैं तो मैं आपके दिल में हूँ, नहीं चाहते हैं तो दिमाग में हूँ तो मैं इस बाज़ार में ज़रूर।
इन्हीं शब्दों के साथ आप एक्सप्रेस न्यूज़ में आए, आप बहुमूल्य समय दिया, आपका आभार। धन्यवाद। नमस्कार।